दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल को लेकर अंदर खाने गोलबंदी तेज हो गई है। ये गोलबंदी एक तरफ भाजपा की तरफ है तो दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के खेमे में। जनता दल यूनाइटेड के युवा विधायकों की एक अघोषित सी टीम बनी है और उधर से पिच किया जा रहा है कि निशांत को मुख्यमंत्री बनाया जाए। निशांत यानी नीतीश कुमार के बेटे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सम्राट चौधरी को राष्ट्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद मिलने की खबरें आ रही है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने यानी कि मोदी शाह की जोड़ी ने सम्राट चौधरी पर ही भरोसा जताया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कोसी सीमांचल के दौरे पर सम्राट चौधरी भी हैं तो विजय चौधरी भी हैं। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर विधायकों को एकजुट रखने की मंशा से भोज कार्यक्रम भी हो रहा है। कल सम्राट चौधरी के यहाँ एनडीए विधायकों का भोज था, तो कल यानी आने वाले कल शनिवार को उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ एनडीए विधायकों का भोज है और उसके अगले दिन यानी रविवार 15 मार्च को जेडीयू के नेता विजय चौधरी के यहाँ भी एनडीए विधायकों का भोज है। 16 मार्च को तो वोटिंग ही होनी है और उसी दिन शाम को राज्यसभा का नतीजा भी आना है। विजय चौधरी मुख्यमंत्री के साथ कोसी इलाके में आज सभा को संबोधित कर रहे थे। नीतीश कुमार की यात्रा में वो साथ साथ चल रहे हैं और वहां उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के बाद जो नई सरकार बनेगी उस नई सरकार को भी नीतीश कुमार का मार्गदर्शन होगा, यानी उन्हीं के दिशा निर्देश के अनुरूप चलेगी। दिशा निर्देश के अनुरूप इस देश में कोई सरकारें चला नहीं करती और दिशा निर्देश के अनुरूप जो सरकार चलने की बात वो कह रहे हैं, तो नीतीश कुमार के दिशा निर्देश के अनुरूप तो सरकार तभी चल सकती है जब नेतृत्व जनता दल यूनाइटेड के हाथ में हो, भाजपा के नेतृत्व में सरकार बने और मोदी शाह के दिशा निर्देश पर न चलकर वो सरकार नीतीश कुमार के दिशा निर्देश पर चले, ये बात किसी के गले उतरती नहीं है। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि क्या वाकई जो चर्चा चल रही है कि सम्राट बनाम निशांत में बिहार की राजनीति फंसने वाली है, वहां जाकर मामला टिकेगा। और अगर राज्यसभा की 5वीं सीट का मामला फंसा और राजद के अमरेंद्रधारी सिंह यदि उस सीट को निकाल करके ले गए, तो क्या बिहार की राजनीति और सत्ता के समीकरण पलट जाएंगे? कई सारे सवाल हैं जिन सवालों से बिहार की राजनीति मौजूदा दौर में दो चार हो रही है। लेकिन दो चार हो रही है राजनीति, क्या 122 का नंबर निशांत के पक्ष में जुगाड़ करेगी या फिर सम्राट चौधरी या किसी दूसरे भाजपा नेता के पक्ष में जुगाड़ करेगी? अब मामला यहां जाकर सिमटता हुआ दिख रहा है। नीतीश कुमार आसानी से मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ने नहीं जा रहे। आसानी से छोड़ना होता, जैसे उन्होंने एक झटके में गैसल रेल दुर्घटना के बाद रेल मंत्री का पद छोड़ दिया था, या 2014 के लोकसभा नतीजों के बाद एक झटके में मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था, तो उस तरह से यदि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद छोड़ना होता तो 1 महीने का टाइम वो नहीं लेते। ये 1 महीना दरअसल बार्गेनिंग के महीने में तब्दील हो गया है, पॉलिटिकल बार्गेनिंग। और जनता दल यूनाइटेड इस बात को बखूबी समझ रही है कि निशांत यदि मुख्यमंत्री नहीं बने तो उत्तर प्रदेश का चुनाव अखिलेश यादव के पक्ष में एक तरफा झुक सकता है, क्योंकि अगर यादव कुर्मी भाई भाई का नारा लगा और उसमें ठाकुरवाद मुद्दा बना उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तो तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी का चुनावी हिंदुत्व जितना लोकसभा चुनाव में बिखरा था उससे कहीं ज्यादा विधानसभा चुनाव में बिखर जाएगा। बंगाल और असम का चुनाव तो है ही, तो आखिर कौन सी रस्साकसी बिहार में चल रही है, उस पर ताजा तरीन खबरों से लैस वरिष्ठ पत्रकार ऋषि मिश्रा के पास ही हम सीधे चलते हैं और ऋषि जी ही बताएंगे कि बिहार में क्या चल रहा है। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर, और हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है, कौन सी गोलबंदी हो रही है, जरा विस्तार से बताइए। आप देख ही रहे हैं, इसमें कहना क्या है, इसमें आप लोग देख ही रहे होंगे कि जेडीयू की तरफ से निशांत को पिचअप किया जा रहा है। कई ऐसे जेडीयू के जो विधायक हैं या नेता हैं उनके द्वारा बयान दिलवाया जा रहा है। ये प्रेशर पॉलिटिक्स जेडीयू की तरफ से बीजेपी पर बिल्डअप करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि यदि जब बार्गेनिंग की बात हो, शेयरिंग की बात हो, मंत्रिमंडल में कौन सा विभाग किसके पास होगा, तो जेडीयू बीजेपी पर दबाव बना पाए। क्योंकि देखिए जेडीयू चाहती, देखो जो संख्या वाला जी उधर 89 है तो इधर 85 है,
तो जो संख्या बल है उसमें जेडीयू ये फॉर्मूला दे सकती थी कि 2.5 साल आप, 2.5 साल बीजेपी, 2.5 साल जेडीयू। जेडीयू इस बात पर भी इस बात पर भी दबाव बना सकती थी कि मुख्यमंत्री जेडीयू कोटे से होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के पास ऑप्शन है। मैं आपको बता दूं, लोजपा के कुछ ऐसे विधायक हैं जो जेडीयू माइंडसेट के हैं और एक इशारा पे वो लोजपा छोड़कर जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के कुछ विधायक हैं, एआईएमआईएम के जो के विधायक हैं। तो जेडीयू के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन यदि ऐसी स्थिति बनती है तो जेडीयू अपने बलबूते सरकार बना सकती थी। तो लेकिन मुझे लगता है कि जो एक अंडरस्टैंडिंग दोनों में बनता हुआ दिख रहा है, और खासकर मैं आपको मधेपुरा ले चलूंगा। मधेपुरा के उस मंच की उस फुटेज को आप देखिए जिसमें सम्राट चौधरी को आगे करते हुए नीतीश कुमार कंधे पे हाथ रखे हुए हैं और सम्राट चौधरी ऐसे हाथ जोड़े हुए हैं, एक तरह से आशीर्वाद देते हुए दिख रहे हैं। मैं फिर भी आपको ये कहना चाहूंगा कि राजनीतिक परिस्थितियों का खेल है, कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता है। जिनको वो आशीर्वाद दे रहे हैं हो सके वो रसातल में चले जाए और ऐसे व्यक्ति कोई सीएम की गद्दी पर आसीन हो जाए जिनका हम लोग नाम भी नहीं ले रहे हैं, चर्चा में भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी है। लेकिन फिर भी बिहार की परिस्थितियां अलग है, गठबंधन की सरकार है, जेडीयू एक मेजर पार्टनर है और बिना जेडीयू को कॉन्फिडेंस में लिए, खासकर नीतीश कुमार को कॉन्फिडेंस में लिए, बीजेपी फिलहाल जो भी सीएम फेस घोषित करती है उसमें जेडीयू और तमाम जो घटक है खासकर लोजपा, उनको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। जी, एक लाइन में मैं सबसे आपके सामने सवाल रखता हूं क्रिकेट की भाषा में, क्या नीतीश कुमार की रिवर्स स्विंग में फंस गई है भारतीय जनता पार्टी? वो तो इन स्विंग और आउट स्विंग की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहां तो रिवर्स स्विंग दिखाई दे रहा है। देखिए बिल्कुल बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं है। मैंने कल भी कहा, जो रेखा या जो एक मतलब मार्क नीतीश कुमार ने बिहार के डेवलपमेंट को लेकर, सुशासन को लेकर एक उन्होंने जो आयाम बनाया है उसको क्रॉस करना बड़ा मुश्किल होगा जो नए मुख्यमंत्री होंगे। और बीजेपी को जातीय समीकरण को भी साधना है, क्योंकि आप एक पिछड़े समाज से आने वाले व्यक्ति को हटाकर फिर किसको मुख्यमंत्री बनाते हैं? यदि फॉरवर्ड को बनाते हैं तो फिर गलत मैसेज जाएगा और इसका बिहार में ही नहीं अन्य राज्यों में नुकसान उठाना पड़ेगा। और मैंने कल भी कहा था आपके कार्यक्रम में, जैसे होली के दिन इस प्रकार का डेवलपमेंट हुआ, वो कहीं ना कहीं जो नैरेटिव बिल्ड हुआ है खासकर बीजेपी को लेकर पिछले समाज में, वो नेगेटिव इमेज क्रिएट हुआ है बीजेपी का। एक प्रेशर के तहत नीतीश कुमार को रिप्लेस किया जा रहा है, दिल्ली भेजा जा रहा है। आप अपने किसी विधायक या कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास बीजेपी कर रही है, नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं दबाव में लेने का प्रयास किया जा रहा है। तो इससे इमेज बीजेपी का डेंट हुआ है। तो बीजेपी यदि अगला सीएम अभिषेक जी जिन्हें भी बनाए, सम्राट चौधरी का नाम है, राजभूषण चौधरी का निषाद का नाम है, महिला में बात करें तो रमा निषाद का नाम है, अग्री जातियों में बात करें, जनरल कास्ट से बात करें तो नीतीश मिश्रा है, मंगल पांडे हैं। मंगल पांडे जो अभी बंगाल के प्रभारी भी हैं, सह प्रभारी हैं, वो भी चहेते हो सकते हैं। अब ये बीजेपी के रणनीतिकारों को डिसाइड करना है कि ईबीसी समाज जो 36-37% का चंक है, एक तरह से नीतीश कुमार का वोट बैंक माना जाता है, उसको तोड़ना चाहती है। क्योंकि एक बात जान जाइए, यदि बीजेपी को अपने बलबूते खड़ा होना है अभिषेक जी, तो आपको नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंध लगाना पड़ेगा। यही तो सवाल है कि नीतीश कुमार चाहे वो महादलित हो, चाहे वो ईबीसी हो। जी जी जी, क्या पूछ रहा था ऋषि जी कि क्या नीतीश कुमार अपने वोट बैंक को बिखेरने की इजाजत बीजेपी को देंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैंने उस दिन भी आपसे चर्चा में कहा था कि जेडीयू ये प्लान कर रही है कि यदि 2 डिप्टी सीएम की बात हो, और देखिए पहली बात तो है कि निशांत डिप्टी सीएम बनते नहीं बनते हैं, तो निशांत यदि डिप्टी सीएम बनते हैं और जेडीयू के खाते में 2 डिप्टी सीएम की बात है,
तो उसमें एक डिप्टी सीएम महादलित समुदाय से हो, क्योंकि नीतीश कुमार अपने कोर वोट बैंक को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो क्योंकि सवाल यह है कि नीतीश कुमार पहले सीएम पद पर उनकी पार्टी दावेदारी छोड़े तो सही। इसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हो रही है कि जनता दल यूनाइटेड सीएम पद पर दावेदारी नहीं करेगी। ये घोषणा हो जाए तब तो हम लोग चर्चा को ही बंद कर दें। ये घोषणा अगर हो जाए तब तो सबको पता है चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। मोदी साहब तय कर लेंगे जिसका नाम हो, चाहे पहली बार का कोई विधायक हो या फिर सम्राट चौधरी हो। वो घोषणा भी नहीं हो रही है कि जनता दल यूनाइटेड का की मुख्यमंत्री पद पर कोई दावेदारी नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। या बीजेपी कोई घोषणा ऐसी नहीं कर रही है कि भाजपा की कोई दावेदारी मुख्यमंत्री पद पर नहीं है। बीजेपी भी तो घोषणा करे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑफिशियल स्टैंड जेडीयू की तरफ से भी नहीं आया है। ऑफिशियल स्टैंड जेडीयू की तरफ से अभी नहीं आया है, या जेडीयू के जो 4-5 बड़े नेता हैं उनका भी बयान नहीं आया है कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी खेमा से होगा, या फार्मूला क्या होगा, नए कैबिनेट का फार्मूला क्या होगा। ऋषि जी, मैंने जेडीयू के एक नेता से पूछा कि नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा भेजा जा रहा है, क्या नीतीश कुमार किसी के रहमो करम से जा रहे हैं? हमको 82 विधायक चाहिए। उन्हीं का वर्बेटी मैं बोल रहा हूं। उन्होंने कहा कि 82 विधायक चाहिए, हमारे पास 85 है, हम अपनी ताकत के बूते राज्यसभा जा रहे हैं, उनके नेता जा रहे हैं, भाजपा तो कोई भेज नहीं रही है। सवाल यह है कि जेडीयू मुख्यमंत्री पद खाली कर रही है तो जेडीयू का मुख्यमंत्री बने। ये जेडीयू के अंदर जो पिचिंग है, भारतीय जनता पार्टी इस पर अपनी पोजीशन क्लियर नहीं कर रही है, या बीजेपी की तरफ से चीफ मिनिस्टर पर की कुर्सी पर जो पिचिंग है उस पर जेडीयू की तरफ से स्टैंड क्लियर नहीं हो रहा है। तो ये डोलड्रम के बीच में निशांत का नाम पुश किया जा रहा है। ये असली सवाल है कि इसके पीछे की राजनीति क्या है। अब बीजेपी में भी रस्साकसी है। एक बात आप समझिए, राज्यसभा के लिए जो मतलब जो कैंडिडेट बीजेपी ने घोषित किया है, तो नंबर वन नंबर 2 दो कैंडिडेट उन्होंने घोषित किया है जो बीजेपी के संसदीय बोर्ड है। लेकिन नंबर 2 कैंडिडेट कौन है मालूम है आपको? उपेंद्र कुशवाहा। नंबर 1 तो नीति नवीन है। नंबर 2 जो शहर क्या नाम है, सासाराम वाले क्या नाम है उनका, वो होना चाहिए था, शिवेश राम होना चाहिए था। लेकिन नंबर 2 उपेंद्र कुशवाहा है। उपेंद्र कुशवाहा से किस नेता का नहीं पटता है? जो मुख्यमंत्री के सबसे बड़े दावेदार हैं, उसी समाज से आते हैं। वो भी कुशवाहा है, ये भी कुशवाहा है। ये क्या खेल चल रहा है बीजेपी में? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। उपेंद्र कुशवाहा देखिए, जो कुशवाहा है वो किधर वोट डालेंगे राज्यसभा में, ये बताइए ना। और वो राजद के संपर्क में है। मैं नाम नहीं लूंगा। तिरहुत से संबंध रखते हैं, और वो उनके बारे में चर्चा है। अब उनके मन में क्या चल रहा है मैं नहीं कहूंगा, चर्चा है। भैया केस उस मत कर देना, फोन करके धमकाना नहीं। लेकिन जो चर्चा है कि वो राजद के संपर्क में है, लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनकी दिली ख्वाहिश है कि एक बार कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी से लोकसभा का टिकट मिल जाए। और विपक्षी खेमा के बड़े नेता ने आश्वस्त किया है कि यदि आप हमको समर्थन करते हैं तो अगले बार हम देखेंगे। और वो नाराज भी चल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा से। असाधारण संपन्न भी है, दिल्ली में बिजनेस भी है उनका। देखिए, ये राज्यसभा का कप प्लेट वाला राज्यसभा का जो चुनाव है ना, उसके नतीजे भी इस बात के गवाह बनेंगे कि आगे की राजनीति क्या होगी। यदि राजद के कैंडिडेट जो हैं, जो भूमिहार समुदाय से आते हैं, बहुत पैसे वाले हैं, इतने पैसे वाले हैं कि एक एक विधायक को 50 लाख दे दें तो कोई बड़ी चीज नहीं है उनके लिए। 5-6 विधायक तो खरीदना है, 5 करोड़ रुपए दे देंगे, 1-1 करोड़ दे देंगे। भैया ऐश करो, खुश रहो। अब भूमिहारों में नाराजगी है कि भाई एक भी भूमिहार कैंडिडेट को आपने राज्यसभा भेजा नहीं। दूसरी बात, यूजीसी तमाम चीजों को लेकर जो बीजेपी का अप्रोच रहा है, आपने शायद देखा या नहीं देखा, गिरिराज सिंह का बेगूसराय में ही बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के झंडे तले जबरदस्त विरोध किया है। और राज्यसभा में पैसा रे पैसा, तेरा रंग कैसा,
बहुत चलता है। देखिए 3 सिनेरियो बिहार में उभर रहे हैं ऋषि जी, यही हम जानना चाहते हैं आपसे। एक सिनेरियो उभर रहा है कि सम्राट चौधरी या बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री और निशांत उप मुख्यमंत्री, सम्राट प्लस निशांत, एंड सम्राट इज ग्रेटर देन निशांत, मतलब मुख्यमंत्री वो बने। दूसरा सिनेरियो उभर रहा है जो राज्यसभा चुनाव में अगर कोई करिश्मा हो गया, चमत्कार हो गया, राजनीति में चमत्कार होते रहते हैं, तो निशांत प्लस तेजस्वी, निशांत सीएम तेजस्वी डिप्टी सीएम, एक ये संभावना भी जताई जा रही है। और एक संभावना जो तीसरी उभर रही है कि इस कंफ्यूजन को टालने के लिए अगले 5-6 महीने नीतीश कुमार ही रह जाए मुख्यमंत्री, और फिर बीच में या तो विधान परिषद रख लें या राज्यसभा छोड़ दें, जो उनकी इच्छा हो। कौन सा सिनेरियो आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूं, उत्तर प्रदेश का चुनाव सर पर है। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, राज्यसभा चुनाव में यदि राजद के कैंडिडेट चुनाव जीतने में सफल होते हैं, क्रॉस वोटिंग कराने में सफल होते हैं, तो चमत्कार को ही नमस्कार होगा। ये बात समझ लीजिए आप जी। इस बात को आप नोट कर लीजिए। यदि ये जोरदार झटका होगा और जोरदार एक, मैं समझता हूं कि एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेगी महागठबंधन के लिए, यदि राजद के कैंडिडेट राज्यसभा में चुनाव जीत जाते हैं। जी, आपको तो याद होगा राज्यसभा चुनाव ऋषि जी, आपको तो याद होगा अहमद पटेल कैसे चुने गए थे राज्यसभा के लिए गुजरात से। 3 बजे रात तक एक टीम दिल्ली में चुनाव आयोग के साथ चर्चा कर रही है, वहां ज्ञापन दे रही है। एक तरफ गुजरात में क्रॉस वोटिंग रोकने की कोशिश हो रही है, क्रॉस वोटिंग हो भी जाती है कुछ सीटों पर, कुछ विधायकों की तरफ से। बावजूद इसके 1 या 2 वोट से अहमद पटेल किसी तरह चुनाव जीतते हैं। क्या उसी टाइप का खेल बिहार में राज्यसभा चुनाव में तो नहीं होने जा रहा है? क्योंकि यहाँ दर्शकों को मैं बता दूं कि इसमें पार्टी व्हिप नहीं चलता है, लेकिन एक छूट चुनाव आयोग ने दे दी है कि यदि विधायक चाहे तो अपनी पार्टी के पोलिंग एजेंट को वो अपना वोट वरीयता क्रम के हिसाब से दिखा सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड किसको दे रहे हैं। और एक चुनाव में जहां प्रमोद तिवारी राजस्थान में लड़ रहे थे, मुझे याद है मुख्यमंत्री थे उस वक्त अशोक गहलोत खुद कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट बन के विधानसभा में बैठे थे ताकि क्रॉस वोटिंग ना होने पाए, याद होगा। और उसमें एक चैनल मालिक को चुनाव हारना पड़ा था, एक चैनल मालिक को चुनाव हारना पड़ा था, वो भी आपको याद होगा। उसमें जब अशोक गहलोत जादूगर जब खुद बन गए थे, वो उनको लोग जादूगर कहते हैं। तो बिहार विधानसभा में क्या होने जा रहा है? शायद मैं सही हूं तो वो जी न्यूज के ऑनर थे चंद्रा जो राजस्थान, हाँ चंद्रा साहब राजस्थान से राज्यसभा जाना चाहते थे बीजेपी के समर्थित कैंडिडेट के रूप में, लेकिन अशोक गहलोत तो राजनीति के जादूगर हैं, खुद पोलिंग एजेंट बन गए। चलिए, लेकिन देखिए ये बात आप समझिए कि राजद ने बड़ा स्मार्ट मूव किया है इस मामले में, और एक बड़े पैसे वाले व्यक्ति को उन्होंने कैंडिडेट बनाया है, और राज्यसभा में ये खेल चलता है, ये परिपाटी है। और विधायक, अच्छा सबसे सिंपल मैं दिल खोल के बात करता हूँ, विधायक क्यों बनता है, लोग एमपी क्यों बनता है, ये मंत्री बनने के लिए क्यों, मतलब आदमी बेचैन होता है, दिल्ली पटना, समाज सेवा के लिए। जन सेवा नहीं है, धन सेवा, धन सेवा, धन सेवा। तो ये धन सेवा एक वोट के कारण 1 करोड़ 1.5 करोड़ मिल रहा है, तो विधायक क्यों नहीं बेचारा सेवा करेंगे, क्यों नहीं सेवा करेंगे। और बड़ा अच्छा लगता है जब ये नेता लोग कहते हैं वंदे मातरम, भारत माता की जय, इधर 200 बीघा जमीन खरीद लेते हैं पीछे। मैंने कई ऐसे नेताओं को देखा है, मंच पे जाते ही वो एसी वाले मंच पे, कूलर हो, गर्मी में दम मसलिन लेनिन और कौन सा महंगा कुर्ता पहने हुए, 10-10 हजार का जूता पहने हुए नाइकी एडिडास का, और जनता बेचारा थूक खैनी वाले थूक, पान वाले थूक पे बैठा हुआ, और नेताजी आते ही मंच पे हम फ्रेश होके कहते हैं वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप नेताजी का संपत्ति देखिएगा तो विधायक मंत्री बनने के बाद 300-400 बीघा जमीन खरीद के रख दिए बाल बच्चा के लिए जी। तो 1 करोड़ में क्यों नहीं बिकेंगे, ये बनते ही बिकने के लिए जी। तो मैं आपके मूल सवाल पे आता हूं कि देखिए, राजद यदि चुनाव जीतने में सफल होती है तो कई ऐसे दरवाजे खुल जाएंगे जो अभी बंद पड़े हैं। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जेडीयू के तरफ से तमाम जो विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनका दबाव है
नीतीश कुमार पे कि सीएम जो है जेडीयू कैंडिडेट जेडीयू का ही हो, और जेडीयू भी बीजेपी के जो शीर्ष जो नेता है, खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह पे दबाव बनाए हुए हैं कि यदि मंत्रिमंडल का बंटवारा होता है तो कम से कम यदि बीजेपी सीएम पद लेती है तो जेडीयू को 2 डिप्टी सीएम प्लस एक गृह विभाग और महत्वपूर्ण विभाग और विधानसभा अध्यक्ष कम से कम दिया जाए, स्पीकर पद दिया जाए। एक चीज ये है, ये दबाव कौन दे रहा है, मुख्यमंत्री पद कौन चाह रहा है, इसको लेकर अभी एक ग्रे एरिया है। ऋषि जी, आखिरी सवाल पर हम आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे, नया मुख्यमंत्री, उनके मार्गदर्शन में सरकार चलेगी नीतीश कुमार के, ये सब बातें विजय चौधरी और दूसरे लोग कह रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री तो ईज ऑफ लिविंग के का साल होगा अगला 5 साल, बिहार में ये कह रहे हैं। और जहां भी वो जा रहे हैं 5 साल के लिए क्या करना है वो सब बता रहे हैं। 4.25 साल भी नहीं कह रहे हैं, 3 महीने बिता दिए मुख्यमंत्री ने। 14 नवंबर से आज 13 मार्च हो गया, 4 महीने बिता दिए। अब 56 महीने नहीं, अभी भी वो 60 महीने वाली बात कर रहे हैं, 5 साल वाली। सवाल यह है कि वो सारी बातें जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं उसको देख करके तो नहीं लगता है कि आउट गोइंग चीफ मिनिस्टर है। वो तो लग रहा है कि नहीं, मतलब वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं इस तरह की। तो ये मिक्स सिग्नल के बीच में निशांत के नाम पर पिचिंग, और पूरे बिहार में जिस ढंग से मैसेज गया है कि नीतीश कुमार के साथ छल किया गया है, उस मैसेज के बाद की परिस्थितियां अब राजनीति बिहार की किस दिशा में लेकर जा रही है, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल पर हम आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। देखिए, जेडीयू के लिए उतना आसान नहीं है। यदि अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी तो इतना आसान नहीं है। मैं आपको बताऊं, दिल्ली में तमाम जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं दिल्ली में बैठे हुए हैं अमित शाह के दरबार में। कौन विभाग का कौन प्रिंसिपल सेक्रेटरी होगा, कौन चीफ से मतलब जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, किस मंत्री के साथ किसको अटैच किया जाएगा, ये तमाम दिल्ली से फैसले हो रहे हैं। और जो आप जो मान लीजिए जो एक अटकलों का बाजार ये है, ये तब संभव है जब तेजस्वी यादव दिल खोल कर समर्थन कर दे, कह दे कि भाई विदाउट कंडीशन हम जेडीयू को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार अप्रोच उनका नीतीश कुमार का है इन दिनों, खासकर जब नॉमिनेशन भरने के बाद के दिनों की बात करें, तो कहीं ना कहीं कयासों का बाजार गर्म है कि नीतीश कुमार क्या सचमुच राज्यसभा जा रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार ने ऑफिशियली कुछ कहा नहीं है या उनके नेता ने कुछ कहा नहीं है। अब जेडीयू के प्रवक्ताओं से पूछ लीजिए, कोई बयान नहीं दे रहे हैं इस पे कि कितने तारीख को सीएम इस्तीफा देंगे, नया मुख्यमंत्री कब शपथ लेगा, जेडीयू कोटा से होगा या बीजेपी के कोटा से होगा। ये संशय का जो बाजार गर्म हो रहा है, संशय का बाजार जो है, मतलब एक बादल जो छाया हुआ है, उसके जिम्मेवार जेडीयू बीजेपी के नेता ही हैं। और नीतीश कुमार कब क्या डिसीजन ले कहा नहीं जा सकता अभिषेक जी। इस बात से बीजेपी भी डरी हुई है। मैं बार बार कह रहा हूं, सम्राट चौधरी जो इस्तीफा मतलब शपथ ले, कुर्सी पे बैठ ले, तभी अपने आप को मुख्यमंत्री माने, या जो भी मतलब मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि बिहार की परिस्थितियां अब एक तरफा अभी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को तमाम इफ बट, तमाम प्रोस कॉन्स यानी पक्ष और विपक्ष। एक बात अभिषेक जी और ये है कि जो नतीजे आए हैं विधानसभा का, वो नीतीश कुमार को के पावर को कहीं ना कहीं कमजोर किया है। मैं आप भी इस बात से सहमत थे और आप भी इस बात को दोहराते थे कि जेडीयू की ताकत राजद में है। राजद जितना मजबूत होगा उतना जेडीयू मजबूत होगी जी। आज राजद कमजोर हुआ है तो जेडीयू की जो बार्गेनिंग पावर है वो भी कमजोर हुई है। यही राजद 50 से 60 के बीच में होती तो क्या लगता है नीतीश कुमार मान जाते क्या? निशांत सीएम होता। आपको मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। नहीं, एक चीज हमें बता दीजिए, आपने सवाल कर दिया, कमजोर राजद भी कहां कह रही है कि हम नीतीश कुमार का समर्थन करते हैं। अगर कमजोर राजद भी कह देती नीतीश कुमार का समर्थन करते हैं, बावजूद नीतीश कुमार इस्तीफा देने के लिए तैयार हो जाते और भाजपा को मुख्यमंत्री पद सौंपने के लिए, देखिए आप देखिए मैं एक बात नीतीश कुमार कहीं से मजबूर होकर दूसरे हालातों में इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में एक मैसेज तो ये भी है कि राष्ट्रीय जनता दल को भी केस मुकदमे का डर कथित तौर पर दिखाया गया। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, तेजस्वी यादव के स्थान पे यदि लालू यादव होते तो ये निर्णय कब का हो गया होता।
लालू यादव निर्णय लेने के कैपेसिटी में है नहीं, और तेजस्वी यादव का जो इन दोनों अप्रोच है एक शिथिल नेता का है, एग्रेसिव नेता का नहीं है। अब राज्यसभा का चुनाव है, फ्रंट फुट पे कौन खेल रहा है? आईपी गुप्ता दिल्ली जा रहे हैं, राहुल गांधी से मिल रहे हैं, राहुल गांधी के थ्रू राहुल गांधी को मतलब मना रहे हैं कि भाई असदुद्दीन ओवैसी को भाई वहां उस तेलंगाना में कुछ आप रिलीफ दे दीजिए, वहां को सीएम को बोल दीजिए। एआईएमआईएम को मनाने का जिम्मा आईपी गुप्ता ने उठाया, हैदराबाद में जाके उनसे मुलाकात करते हैं। जो काम तेजस्वी यादव को करना चाहिए, तमाम विधायकों को खाने पे बुलाना चाहिए, इफ्तार पार्टी पे तमाम लोगों को बुलाना चाहिए था, लीड करना चाहिए था, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव शिथिल पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे दबाव कोर्ट कचहरी का हो या उनका खुद का ऐसा अप्रोच है, पता नहीं। अब क्या है मामला नहीं है, लेकिन बिहार की जनता के बीच कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आशंका बढ़ रही है कि क्या वाकई नीतीश कुमार के साथ जो छल हुआ है, उस छल के पहले पर्दे के पीछे कुछ और खेल भी हुआ है। इतना तो तय है कि नीतीश कुमार आसानी से मुख्यमंत्री पद को छोड़ देंगे, ये दूर दूर तक किसी ने कल्पना नहीं की थी। और मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद मुख्यमंत्री पद पर भारतीय जनता पार्टी भी दावेदारी करेगी, बल्कि उनके पद छोड़ने के पहले से ही दावेदारी करने लगेगी, और कोई स्पष्ट बयान किसी पक्ष का नहीं आएगा। न तो जेडीयू बीजेपी के बयान को खुलकर काउंटर कर पाएगी, और न ही भारतीय जनता पार्टी खुलकर यह कह पाएगी कि उसका चीफ मिनिस्टर होगा। कुल मिलाकर बिहार की पॉलिटिक्स में जो ग्रे एरिया बन रहा है, इस ग्रे एरिया में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां बढ़ रही है। जनता दल यूनाइटेड के लिए तो चुनौती उसी दिन से बढ़ गई थी जिस दिन से नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा शुरू हो गई थी। लेकिन इन चुनौतियों के बीच तेजस्वी यादव के लिए भी बिहार में कोई बहुत अच्छे सिनेरियो, अच्छे संकेत दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि बिहार की जनता भाजपा लाओ भाजपा रोको, राजद लाओ राजद रोको, इसी बाइनरी पर है। नीतीश लाओ नीतीश हटाओ, बिहार के अंदर ये मानसिकता कभी नहीं रही है। बिहार के अंदर जो मानसिकता रही वो यही रही है कि नीतीश कुमार बाकियों से ठीक है और उनका कामकाज ठीक है, इस आधार पर जनता ने उन्हें कंटिन्यू किया। दूसरा कोई राजनेता ये भरोसा नहीं दिला पाया, चाहे वो किसी भी दल का हो, कि वो नीतीश कुमार से बेहतर करके दिखा पाएगा। ये भी एक बड़ा कारण रहा कि बिहार में नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री के तौर पर पारी बहुत लंबी रही। लेकिन अब पारी तो लंबी रही, लेकिन वो पारी समाप्ति की घोषणा कप्तान नीतीश कुमार खुद कर रहे हैं या उनसे करवाया जा रहा है। जैसे क्रिकेट में होता है टेस्ट मैच में कि जब बैड लाइट हो जाता है तो अंपायर बेल्स गिरा देते हैं कि अब खेल आज नहीं होगा, कल फिर अंपायर आएंगे, लाइट की स्थिति चेक करेंगे तब मैच होगा। तो ये बैड लाइट में बेल्स गिरा देने वाला काम कौन सा अदृश्य अंपायर बिहार में कर रहा है, और कौन सा अदृश्य अंपायर बिहार में मुख्यमंत्री पद का फैसला करेगा। ये परिस्थितियां बिहार की राजनीति को प्रभावित कर रही है। याद रखिए, बिहार में चाय के खोमचे पर बैठने वाला आदमी भी जितनी राजनीति समझता है, भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में ताकतवर है उन राज्यों में राजनीति को उस ढंग से नहीं समझा जाता है। यही बिहार की ताकत है, जहां लोगों के डीएनए में पॉलिटिक्स है। अब उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी कितनी कामयाब होगी अपने एजेंडे को लागू करने में, अपना चीफ मिनिस्टर बनाने में और अपने चीफ मिनिस्टर के सहारे भविष्य की अपनी राजनीति करने में, यह देखा जाना होगा। क्योंकि बिहार की राजनीति में हिंदू मुस्लिम वाले नैरेटिव के लिए बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, और जब बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है तो फिर किसका कुर्ता लंबा है किसका पजामा छोटा है जो गिरिराज सिंह बोलते हैं, वो राजनीति भी बहुत ज्यादा नहीं चलनी। देखते जाइए क्या होता है। ऋषि जी ने तमाम परिस्थितियों पर खुलकर चर्चा की। आने वाले दिनों में और कितने भोज भात होते हैं और भोज भात के बीच में दावते इफ्तार भी होता है, और किस तरह की राजनीति सामने आती है ये भी देखा जाना है। इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।